और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी के अंदर दो बातें हमने डिस्कस की थी कि ग्रेविटी जो होती है, अगर एक आप ज्यादा हाइट का कंसीडर करते हो तो ज्यादा हाइट जब आप लेते हो तो ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, और अगर स्मॉल हाइट लेते हो तो ग्रेविटी यूनिफॉर्म होती है। इसलिए अगर किसी भी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी अगर छोटी हाइट के लिए हम ले जाएं तो वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा, और अगर ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम लेंगे तो वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को हम दोनों सेंसेस में ले सकते हैं। अगर स्मॉलर हाइट है तो स्मॉलर हाइट पे ग्रेविटी के अंदर कोई खास तब्दीली नहीं आती, इसलिए हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। और फॉर लार्जर हाइट्स अगर हम कर लेंगे तो लार्जर हाइट्स के लिए ग्रेविटी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए हम कहते हैं कि लार्जर हाइट्स के लिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। और हमने कल एक जो है वो फार्मूला भी किया था। एक मिनट खाली, फोन गई, गर्ल्स कॉलेज यार, फोन गई। बजे ठीक है। तो देखिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो स्मॉलर हाइट्स के लिए हम लेते हैं वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है अगर वो हाइट्स स्मॉलर होती है। और स्मॉलर हाइट्स के लिए हमने पढ़ा भी था कि स्मॉलर हाइट्स का मकसद है ऐसी हाइट जो एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल हाइट हो, तो उसको स्मॉलर हाइट कहा जाता है। हमने फार्मूला भी डिस्कस किया था। अब उस फार्मूला को मैं लिखता हूं और उसके बाद इस चीज को आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी रहती। हमने जस्ट फार्मूला किया था, ठीक है। तो हमने फार्मूला किसका किया था? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी between two किलोज पॉइंट्स, दो किलोज पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क होता है वो हमने डिस्कस किया था। और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सपोज करें इस तरह से हमने अर्थ ली थी, इस तरह से, और उसके अंदर हमने एक मास जो था, ये बॉडी का मास है, और इसको हमने पॉइंट ए पे रखा था और इसको हम लेके गए थे पॉइंट बी पे, ठीक है। इस तरह से हमने किया था और इस बॉडी का जो मास था वो एम था। और इसके अंदर हमने हाइट्स भी कंसीडर की थी। इसमें हमने बॉडी ए की हाइट को कंसीडर किया था फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, इसको इनिशियल हाइट हमने कहा था। और पॉइंट बी की हाइट को भी हमने सरफेस ऑफ अर्थ से कंसीडर किया था और इसको फाइनल हाइट कहा था। और ये थी हमारे पास हाइट जो बॉडी ने तय की है, और वो ये होती है एच एफ माइनस एच आई। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ और ये है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसमें हमने ये किया था कि अगर किसी भी बॉडी को ए से बी की तरफ ले जाएंगे तो इसके वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी जो था उसका फार्मूला हमने किया था -mgh, ठीक है। तो बेटा ये देखें, हमने कल परसों जो है वो यहां तक किया था कि अगर किसी भी बॉडी को हम पॉइंट ए से बी तक ले जाए, और इसमें हमने एक और बात भी कही थी कि पॉइंट ए से अगर बी तक ले जाते हैं तो विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले जाते हैं, और बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम उसको ले जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो उसके अंदर जब हम बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाते हैं तो हमारा जो वर्क होता है वो होता है -mgh। अब इसमें सबसे पहली बात जो आपने डिस्कस करनी है
वो बात ये डिस्कस करनी है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किसके बराबर है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है ये बराबर है बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस mgh। और आपको पता है कि ये जो होता है mgh किसके बराबर है? ये mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। mgh किसका फार्मूला है? मैट्रिक के अंदर आप पढ़े हो और आप एंट्री टेस्ट के हो माशाल्लाह, तो आपने तो पढ़ा ही होगा कि mgh किसका फार्मूला है। mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इसका मकसद ये हुआ कि वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। टोटल के बराबर नहीं होगा, ये वर्क चेंज पैदा करता है। क्योंकि देखें जब बॉडी यहाँ पे है पॉइंट ए पे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, इसका मकसद है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क किया और ये जो मेरा किया हुआ वर्क है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो इसका मकसद है ए के मुकाबले में बी तक जब बॉडी गई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो होता है वो इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वर्क जो होता है, वर्क फ्रॉम ए टू बी इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, ये इंक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर आप कर सकते हो कि वर्क इज स्टोर्ड, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मकसद है कि ये वर्क जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी तो हमारा वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो इस बॉडी की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सपोज करें mgha, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू mgh_b। तो इसका मतलब ये हुआ कि HA जो है लेस देन HB है। इसका मकसद ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी एट B ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट A है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वर्क जो है ये स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज होती है वो किसके बराबर होती है? वर्क के बराबर होती है। आप यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क भी कह सकते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो होती है ना ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करती है कि अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज वर्क स्टोर नहीं होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव साइन हमें ये बताती है। तो पहली बात कौन सी हुई? पहली बात ये हुई कि जब हम किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके अंदर हम अगर उसको अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हम मूव करवाएंगे तो जितना भी वर्क हम करेंगे वो हमारा वर्क उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, और वो जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी जितना हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। सपोज करें अगर हम 10 जूल वर्क करते हैं तो इसका मतलब है उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ जाती है। ये भी याद रखिएगा कि ये फार्मूला हमें सिर्फ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताता है, और किसके दरमियान बताता है? बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स। तो मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे कि नोट कीजिएगा
ठीक है, नोट ये कीजिएगा कि वर्क इज इक्वल टू माइनस mgh. दिस फार्मूला shows difference या increase. This formula shows that change of potential energy, between two kilos points is equal to work between these points. Between 2 kilos points is equal to work between these points. ठीक है, अब ये जो फार्मूला होता है ये वर्क बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा हाइट होगी, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसकी दूसरी बात ये होती है कि अगर हम इसके फार्मूले को देखते हैं तो फार्मूला वर्क का हो जाता है माइनस mgh फाइनल माइनस h इनिशियल। इसका मकसद है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी depends upon difference between heights. अब डिफरेंस बिटवीन हाइट्स पे डिपेंड करता है, तो क्या ज्यादा किसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात हुई कि ये डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। देखिए, आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो मूविंग बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये हमने पढ़ा जो है वो चैप्टर 3 के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो फिर हम यहाँ पे उस चीज को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन हाइट का मकसद क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन हाइट का मकसद है कि वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ हाइट्स पे डिपेंड करता है, मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये फाइनल पोजीशन बी जो है वो दूर हो जाएगी तो डिफरेंस बढ़ जाएगा और वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस का मकसद ये हुआ कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान डिफरेंस जो आ जाता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या कहा जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। इसका मकसद है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, मैं कह रहा हूं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मींस वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, इसका एक और मतलब भी हुआ। इसका और मतलब क्या हुआ
इसका और मतलब ये हुआ कि फिर तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ, फिर तो आप चाहे किसी बॉडी को यहां से लेकर ये पाथ कह ले, इस पाथ से पाथ 1 से लेके आप जाएं ए से बी तक, या इस बॉडी को सीधा लेके जाएं ए से बी तक, ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा, सेम होगा। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है तो आप ए से बी से तक सीधा ले जाएं या ए से बी से इस तरह घुमा के ले जाएं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होती है वो सेम होती है। इसका मकसद है डिस्प्लेसमेंट तो दोनों कंडीशन के अंदर सेम हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट तो ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा वो डिपेंड करेगा ओनली डिस्प्लेसमेंट पे और डिपेंड नहीं करेगा डिस्टेंस पे या पाथ पे। ठीक है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी does not depends upon path and distance, पाथ और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं बनाता हूं कि कैसे नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करें ये हमारे पास एक बॉडी है, ये आप कह ले कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास बॉडी ए पे है। अगर इस बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, ठीक है, और ये हाइट है यहाँ पे 1 मीटर, इसको हम पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं, बॉडी को हम लेके गए पॉइंट ए से बी तक। अब यहाँ पे मैं 3 पाथ्स लेता हूं। एक पाथ ये हुआ, इधर से मैं घुमा के इसको लेके गया पॉइंट ए से बी तक, पाथ 1 है, ठीक है। और एक पाथ ये हुआ, इस तरह से ये हुआ पाथ 2, ठीक है। और तीसरा पाथ ये हुआ, ये जो रेड कलर का पाथ है ये हुआ पाथ 3, ठीक है। अब देखिए पाथ 1 और 2 कर्व्ड है, पाथ 3 जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर तीनों कंडीशन में आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट h के बराबर ही होगा, तीनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 1 के बराबर होता है। तो आप इसका वर्क कैसे करोगे, तीनों कंडीशन के अंदर वर्क फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 1 कर ले तो ये भी हो जाएगा mgh, ठीक है, और ये हो जाएगा -m1 है और g10 है और h1 है, ये हो जाएगा -10 जूल। और वर्क फ्रॉम ए टू बी अगर हम पाथ करते हैं पाथ 2, अगर पाथ 2 करेंगे तो भी -mgh -1 into 10 into 1 -10 जूल। अगर वर्क फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, पाथ अगर आप करोगे, पाथ अगर 3 करोगे तो भी -mgh होगा -1 into 10 into 1 is equal to 10 जूल होगा। तीनों कंडीशन के अंदर वर्क जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि वर्क डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, और डिफरेंस बिटवीन हाइट्स का मकसद है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जब डिपेंड करता है इसका मकसद है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मकसद ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 2 पॉइंट्स इसकी कंप्लीट। कौन सी, के वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है और डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे।
इसकी तीसरी बात है, ठीक है। तीसरी बात कौन सी हुई? तीसरी बात हुई ये, तीसरी बात ये हुई कि अगर इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, तो अगर बॉडी वापस उसी जगह पे आ जाती है तो फिर तो वर्क को जीरो होना चाहिए। कैसे? कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है। अब अगर इस पेन को मैं यहाँ पे लेके गया और फिर यहाँ पे वापस लेके आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हुई सेम, डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, तो फिर वर्क क्या होना चाहिए? जीरो। तो होता भी ऐसे ही है कि जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो वर्क स्टोर होता है जब पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसी बॉडी को जब हम इस तरह से करते हैं तो ये वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो किस में चली जाती है? काइनेटिक में। और बात वहीं पे आके खत्म होती है। जब बॉडी यहाँ पे मेरे हाथ पे आई तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उतनी बाद में कोई भी चेंज नहीं आई, कोई भी चेंज नहीं आई, तो वर्क क्या हुआ? जीरो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ फिर जीरो माना जाएगा। ठीक है, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जीरो माना जाएगा। क्यों जीरो माना जाएगा, अब इसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या? क्लोज्ड पाथ का मकसद है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो। ठीक है, इज जीरो। कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जीरो होता है। कैसे होता है, मैं इसको प्रूव करता हूं। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ जीरो होता भी है या नहीं होता। ठीक है, सपोज करें हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है और ये बॉडी है हमारे पास पॉइंट ए पे। ठीक है, हमारे पास ये बॉडी है पॉइंट ए पे। ठीक है, अब इस बॉडी को मैं लेके जाता हूं इस तरह से, मैं लेके गया इस बॉडी को पॉइंट बी पे। ठीक है, और इस बॉडी को मैं पॉइंट ए से लेके गया, सॉरी बी से लेके गया सी पे। ठीक है, और इस बॉडी को मैं सी से लेके आ गया पॉइंट ए पे। तो ये हुआ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मकसद हुआ कि जिस जगह से स्टार्ट किया उसी जगह पे वापस आ गया। या ये करें हम सर्किल में रिवॉल्व करवाएं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर बॉडी को इस तरह से पॉइंट बी तक ले जाएं और पॉइंट बी से वापस हम कहां पे ले जाएं? वापस ए पे ले आए। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? क्लोज्ड पाथ हुआ। क्लोज्ड पाथ का मकसद है जिसका कोई भी एंड ना हो। सर्किल है, कोई भी ऐसी चीज जिसका एंड ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्लोज्ड पाथ। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ जो होता है वो जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? इसलिए कि वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट लेती है उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क को क्या होना चाहिए? वर्क को होना चाहिए जीरो। अब हम देखते हैं, अब हम एक पाथ लेते हैं, हम एक पाथ लेते हैं फ्रॉम जो है वो ए टू बी टू सी। अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को हम ए से बी से सी तक लेके फिर वापस ए तक आए तो वर्क जीरो होता है या नहीं आता। अब हम करते हैं, एक है हमारे पास ये है पाथ वन। ठीक है, अगर इसको सीधा हम ले जाएं यहां तक, और दूसरा ये हुआ पाथ टू। ठीक है,
पाथ 1 कौन सा हुआ? पाथ 1 हुआ A to B स्ट्रेट, ये हमारा एक पाथ हुआ। और दूसरा पाथ कौन सा हुआ? पाथ 2 A to B to C। ठीक है, अब हमारे पास दो पाथ हुए। पहली बात हम कौन सा देखेंगे? पहली बात हम ये देखेंगे, अब मैथमेटिकली हम देखेंगे, इक्वेशन के अंदर हम प्रूव करेंगे कि क्या वाकई वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मैंने ये पहले बात आपको कही, अब इसको देखते कि वाकई ये बात सही है या गलत है, क्योंकि हमें वैसे कॉमनली मानने में नहीं आता कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, कैसे इक्वल होगा। देखते हैं कि ये कैसे इक्वल होता है। ठीक है, अब पहली बात हम इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर ये प्रूव करेंगे कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, और दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जीरो है, कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसकी करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अब कैलकुलेशन पहले करते हैं हम पाथ 1 की। ठीक है, पाथ 1 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट पाथ। अब देखिए, वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, देखिए बेटा, वर्क फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेट हम ले जाते हैं, और स्ट्रेट का हमने फार्मूला पढ़ा है, किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर। ये इक्वेशन हम कर चुके हैं बेटा, प्रीवियस इक्वेशन हमने की है ना, जिसमें किसी भी बॉडी को हम सीधा ए टू जो है वो सी, सॉरी ये ए टू सी है पाथ 1 के अंदर, मैंने लिखने में गलती हुई बेटा। ये जो है वो पाथ ए टू सी है बेटा, ये पाथ ए टू सी है। तो ये भी जो वर्क होगा बेटा, ये भी हमारे पास हो जाएगा, ये भी होगा ए टू सी, और ये भी हमारे पास जो होगा ये भी हो जाएगा ए टू सी। ठीक है, ये वर्क फ्रॉम ए टू सी स्ट्रेट पाथ है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस mgh। अब हम करते हैं पाथ 2 का। अब पाथ 2 के अंदर हम देखते हैं कि पाथ 2 के अंदर क्या होगा, और ये पाथ 2 कौन सा है? पाथ 2 के अंदर वर्क फ्रॉम ए टू सी ही होता है, क्योंकि ए टू बी टू सी होगा। इसके अंदर दो वर्क आते हैं, ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू सी होगा। ये पाथ जो 2 है, ये देखें, ये जो पाथ 2 है, इसमें पहले हम ए टू बी ले जाएंगे और बी टू सी ले जाएंगे। अब देखिए बेटा, जब बॉडी को हम ले जाते हैं इस तरह से, तो देखिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होता है। हम ग्रेविटी ले रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब बॉडी को इस तरह से हॉरिजेंटली मूव करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये, ग्रेविटी ये, दोनों के दरमियान एंगल क्या होती है? 90 डिग्री। देयरफॉर वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ए फेस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए फेस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होती है। देयरफॉर वर्क फ्रॉम ए टू बी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ले आते हैं हम यहाँ पे, अब हम लेते हैं वर्क फ्रॉम बी टू सी। अब देखिए बेटा, ये बी टू सी जो पाथ होता है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये पाथ लाइक इंक्लाइंड प्लेन है। अब चैप्टर 3 के अंदर आपने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ी है, और इंक्लाइंड प्लेन पे आपने क्या पढ़ा है कि जब कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करती है, ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें, सपोज करें एक बॉडी को सीधा स्ट्रेट ऊपर ले जाने में और एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाने में क्या फर्क है? इंक्लाइंड प्लेन पे हम क्यों लेते हैं? जैसे मजदूरों का एक एग्जांपल है कि मजदूर जब ट्रक को लोड करते हैं तो उसके ऊपर एक पट्टी लगी होती है जो लाइक इंक्लाइंड प्लेन होती है। कोई रास्ते की चढ़ाई होती है तो उसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह बनाया जाता है, सीधा क्यों नहीं बनाया जाता? घर के अंदर
जो स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ी होती है, वो भी इस तरह इंक्लाइंड की तरह बनाई जाती है, सीधी क्यों नहीं बनाई जाती? ठीक है, तो सीधी इसलिए नहीं बनाई जाती कि सपोज करें ये बॉडी है, इसका वेट 10 न्यूटन है, अगर इसको मैं सीधा ऊपर उठा के जाऊंगा तो मुझे 10 न्यूटन फोर्स कम से कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका वेट 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन को स्ट्रेट ऊपर ले जाने के लिए मुझे 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड है, मैं इसको अपवर्ड लेके जा रहा हूं। अगर इसी चीज को मैं इस तरह इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इंक्लाइंड प्लेन पे हमें वेट के एक कंपोनेंट के खिलाफ जाना पड़ता है, वेट के खिलाफ नहीं जाना पड़ता, उसके अंदर वेट का एक कंपोनेंट W साइन थीटा होता है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे किसी भी चीज को ऊपर ले जाना आसान होता है, क्योंकि उस वक्त हमें फोर्स कितनी लगानी होती है, वो लगानी होती है W साइन थीटा के बराबर, जबकि स्ट्रेट अप के अंदर हमें कितनी फोर्स लगानी होती है, हमें लगानी पड़ती है W के बराबर। तो दोनों में फर्क है, इसलिए हम इंक्लाइंड प्लेन इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, अब यहां पे ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका वेट ये हुआ वेट W, अब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब वेट के हुए दो कंपोनेंट, एक वेट का कंपोनेंट W cos थीटा है और दूसरा वेट का कंपोनेंट W sin थीटा है। अब ये अगर आपको नहीं आते तो अब इंक्लाइंड प्लेन पढ़ लिए, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे जब बॉडी A B to C जाती है तो किसके खिलाफ जा रही है? W sin थीटा के खिलाफ जा रही है। जब बॉडी स्ट्रेट ऊपर जाती है तो बॉडी जाती है वेट के खिलाफ, जब बॉडी ऊपर स्ट्रेट जाती है तो वेट के खिलाफ जाती है, जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे जाती है तो वेट के कंपोनेंट के अगेंस्ट जाती है, ठीक है। अब ले ले आप इसको, वर्क फ्रॉम B to C इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ हो जाएगा वेट का एक कंपोनेंट, यहाँ पे फोर्स हो जाएगी W साइन थीटा, क्योंकि हम बॉडी को डिस्प्लेसमेंट जो तय करवा रहे हैं W साइन थीटा के अगेंस्ट करवा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी और सी की लेंथ के बराबर। जितनी बी और सी की लेंथ होगी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उतना होगा, इनटू कॉस, कॉस किसके दरमियान? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, यहाँ पे फोर्स W साइन थीटा है तो इनके अगेंस्ट ये हो गया 180 हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि ये इस ट्रायंगल का बेस है, ठीक है, और ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? हाइट के, ठीक है, और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। मैंने ट्रायंगल लिया है राइट एंगल ट्रायंगल, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये थीटा हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो W cos थीटा है, ये थीटा कौन सी होगी? ये होगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, ठीक है। आप ले आए इस इक्वेशन को आगे कि वर्क फ्रॉम B to C इज इक्वल टू W साइन थीटा, W होता है mg साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इनटू BC, BC लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इनटू कॉस 180 माइनस 1 के बराबर होगी। तो वर्क फ्रॉम B to C इज इक्वल टू हो जाएगा mg, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है? हाइट के, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बराबर है BC के, ठीक है, इनटू BC, और ये हो जाएगा -1, BC BC में कैंसल, तो वर्क फ्रॉम B to C इज इक्वल टू माइनस आएगा आगे,
mgh हो गया। ठीक, तो पहली बात तो प्रूव हो चुकी कि अगर आप किसी भी बॉडी को A टू C सीधा ले जाएं या किसी भी बॉडी को A टू C सीधा लेके जाए या B टू C और A टू B ले जाए तो बात तो वही होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि वर्क अलोंग पाथ 1 और पाथ 1 है A टू C इज इक्वल टू माइनस mgh। ठीक है, और वर्क अलोंग पाथ 2 कौन सा है? वर्क फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B प्लस वर्क फ्रॉम B टू C। तो वर्क सेकंड पाथ में क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B, 0 हमने किया है, और ये किसके बराबर है? माइनस mgh है। तो इसका मकसद है कि वर्क अलोंग पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क अलोंग पाथ 2, दोनों पाथ पे इक्वल है। इसका मकसद है वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क किसके इंडिपेंडेंट है? पाथ के। देखिए मैथमेटिकली है, अगर मैथमेटिक्स अपनी नहीं बनाइएगा, आप कोशिश करते हैं हर चीज अपनी बनाने की, लेकिन मैथ आपसे नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए उसके अंदर ट्राई नहीं कीजिएगा। तो मैथमेटिकली अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन आजकल मैंने नोट किया है कि कुछ बच्चे मैथ्स अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ आपसे नहीं बनेगी। ठीक है, आप भले होंगे आइंस्टाइन होंगे, स्टीफन हॉकिंग होंगे दौर के, लेकिन अभी आपसे मैथ नहीं बनेगी। मैथ के रूल आपसे चेंज नहीं होंगे। जब आप बड़े बन जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे, तो फिर चेंज कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपसे मैथ चेंज नहीं होगी। इसलिए मैथ के रूल को चेंज नहीं करें। फिजिक्स आपकी मर्जी है, उसको जैसे डिफाइन करे करते फिरे, लेकिन मैथमेटिक्स के कम से कम रूल्स को न छेड़ा करे, वो आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, बाकी फिजिक्स बेचारी है, उसको आप चेंज करते रहे, रूल अपनी तरफ से बनाते रहे कि हम ये सोचते हैं, आप सोचते रहे, कोई मसला नहीं है। तो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ 0 कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसे होगा, देखिए अब वही मैं ट्राइंगल यहां पे बनाता हूं। ठीक है बेटा, वही ट्राइंगल बना के उस बात को, क्योंकि हमने अब कैलकुलेशन सारी कर ली है, सिर्फ हमने इस ट्राइंगल के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब अगर हम क्लोज्ड पाथ देखते हैं तो क्लोज्ड पाथ का मकसद क्या हुआ? क्लोज्ड पाथ का मकसद हुआ वर्क फ्रॉम ए टू बी, सॉरी, वर्क फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू ए। तो ये हुआ क्लोज्ड पाथ कि अगर हम क्या करें, हम ए से बी की तरफ जाए, बी से सी की तरफ जाए, सी से वापस ए तक आ जाए, तो ये वर्क इन क्लोज्ड पाथ हुआ। ठीक है, तो ये वर्क इन क्लोज्ड पाथ हुआ, तो वर्क फ्रॉम ए टू ए, वर्क फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू ए। अब देखिए हमने किया है बेटा कि वर्क फ्रॉम ए टू ए इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी 0 के बराबर है, वर्क ए टू जो है वो बी, वर्क फ्रॉम ए टू बी 0 के बराबर है बेटा, ये देखते हैं आप। और वर्क फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू माइनस mgh के बराबर है। अब देखिए बेटा,
यहां पे वर्क फ्रॉम ए टू सी है -mgh के, अगर सी टू ए करेंगे तो ये हो जाएगा mgh। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है -mgh, और ये होता है जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है। ये वर्क पॉजिटिव होता है और ये वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निगेटिव होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा mgh, क्योंकि ए टू सी -mgh, सी टू ए +mgh। तो वर्क फ्रॉम ए टू ए इन क्लोज पाथ 0 -mgh +mgh is equal to 0, means work done in closed path is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात जो होती है ये सिर्फ ग्रेविटी के लिए या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, लेकिन ये बात आप फ्रिक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कि सर फ्रिक्शन के अंदर हम इस तरह से लेके जाएं बॉडी को वापस अपनी जगह पे ले आए तो क्या वर्क 0 होगा? नहीं होगा। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर वर्क डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये एक अलग चीज है। अब ये यहाँ पे 3 बातें तय हुई आज। कौन सी? कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, मतलब कि वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और हमने मैथमेटिकली भी देखा। और तीसरी बात ये कि अगर ग्रेविटी के अंदर किसी भी बॉडी को मूव करवाएंगे तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी आखिरी पॉइंट पे। आखिरी पॉइंट को मैं पहले समराइज करता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, जो हमने चीजें पढ़ी उनको सिर्फ मैं सिंपली समराइज कर रहा हूं। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी is stored as potential energy। work done against gravity depends upon displacement। ठीक है, वर्क against gravity, work done against gravity, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेविटी है फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अगेंस्ट ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ 0 होता है। तो ऐसी फोर्स जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। इसलिए हम ग्रेविटी को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मकसद है जो अपने अंदर चीजों को स्टोर करने की सलाहियत रखे, जो जरूरत के मुताबिक उसको वापस देने की सलाहियत रखती है। जैसे ग्रेविटी वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा, वर्क की सूरत में स्टोर नहीं होता, वर्क हमेशा एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। स्टोर वर्क नहीं होता, स्टोर एनर्जी होती है। ध्यान में रखिएगा, आगे पॉइंट काम आएगी।
वर्क स्टोर नहीं, जो स्टोर्ड चीज है वो वर्क नहीं होती, वो एनर्जी की सूरत में होता है। ठीक है, वर्क किस सूरत में स्टोर होता है? एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। वर्क खुद एज अ वर्क स्टोर नहीं होता, वर्क एक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी स्टोर्ड मानी जाती है। वर्क या बॉडी करती है या बॉडी के ऊपर किया जाता है। वर्क अंदर स्टोर नहीं होता, स्टोर एनर्जी होती है। जैसे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे नहीं होता वर्क स्टोर हो गया ग्रेविटी के अंदर, वर्क स्टोर नहीं होता, वर्क किया जाता है या बॉडी वर्क करती है। स्टोर जो होती है वो एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कोई भी ऐसी फोर्स जो कंजर्व कर ले चीज को, वर्क को स्टोर कर ले एज अ पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन नहीं करती है ऐसे। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन स्टोर नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन इज कांटेक्ट फोर्स। और ये जो ग्रेविटी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए स्टोर कर लेती है। तो आप कहोगे इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इसका कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मोस्टली field forces are conservative forces. Are central forces. Are also conservative forces. अब फील्ड फोर्सेस कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जो दूर से लगती है उनको फील्ड फोर्सेस कहा जाता है। फ्रिक्शन दूर से नहीं लगती, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगी। फ्रिक्शन इज नॉट अ फील्ड फोर्स, इसकी कोई फील्ड नहीं बनती। फील्ड दूर से चीजों को फोर्स लगाती है। ग्रेविटी की फील्ड है, दूर से मास मास को टच करने के सिवा लगाता है फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स है, टच करने के सिवा। मैग्नेटिक फोर्स फील्ड फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो फील्ड फोर्स होती है, ठीक है, जो फील्ड फोर्स होती है ना, वो कंजर्वेटिव होती है। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है क्योंकि फील्ड फोर्स नहीं। और वो फोर्स जो सेंट्रल होती है, सेंट्रल का मकसद है सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। ग्रेविटी सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। फ्रिक्शन सेंटर टू सेंटर एक्ट नहीं करती, सरफेस टू सरफेस करती है। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, सरफेसेस के दरमियान होती है, सेंटर्स के दरमियान नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ग्रेविटी के अंदर है। मींस ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, मींस ग्रेविटी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकती है, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस अपने अंदर एनर्जी को, वर्क को जकड़ के एनर्जी की सूरत में स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो ये अपना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का टॉपिक कंप्लीट होता है, बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स वाला। इसमें सिर्फ एक बात रहती है जो पहले बतानी थी, लेकिन अब आपको लास्ट में बता देता हूं। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट्स पे जब वर्क डिपेंड करता है ना, तो इसका मतलब है कि हाइट्स आप सरफेस ऑफ अर्थ से लो या सेंटर ऑफ अर्थ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अब इसको देख लें, ये एक छोटी सी पॉइंट है जो एसटीबी के अंदर लिखी हुई है, मैं उसको आपको बता देता हूं। देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर होता है। अब सपोज करें एक बॉडी है, उसको, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, या इसको भले वो सेम पैटर्न में ले जाए। सपोज करें ये पॉइंट ए पे है और पॉइंट ए की इनिशियल हाइट है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मैं ले जाता हूं पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी की हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से 200 किलोमीटर।
ठीक है, अब ये हुई हाइट। अब अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, इसका मास ले लें ताकि आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर लें तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू मास 1, ग्रेविटी 10 और एच मीन्स डिफरेंस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ, इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 100 जो है वो, यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 1000 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर है, 100 इंटू 10 पावर 3, तो ये होगा 1000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वर्क हुआ ए टू बी के हिसाब से। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम करें विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, अगर सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से हम हाइट लेते हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से हाइट इनिशियल हो जाएगी 6400 प्लस 100 किलोमीटर 6500 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से अगर 100 किलोमीटर है तो सेंटर ऑफ अर्थ से 6400 रेडियस है, और फाइनल हाइट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 6400 प्लस 200 इज इक्वल टू 6600 किलोमीटर हो जाएगी। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क सेम आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है ना 6600 माइनस 6500, डिफरेंस वही 100 आएगा। इसलिए जब आप वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कैलकुलेट करते कोई फर्क नहीं पड़ता आप हाइट कहां से लेते, सरफेस ऑफ अर्थ से लो या सेंटर ऑफ अर्थ से लो, तो हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस सेम आएगा, आप सेंटर ऑफ अर्थ से लो या सरफेस ऑफ अर्थ। और दूसरी बात कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जब बॉडी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल जीरो नहीं होती, वहां पे आर्बिट्ररी जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होती है, वो वहां पे होती है जहां पे ग्रेविटी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब ग्रेविटी तो जीरो दो तरह से होती है, एक नेट ग्रेविटी जीरो होती है, एक एक्चुअल ग्रेविटी जीरो होती है। नेट ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ अर्थ पे भी जीरो होती है, और एक्चुअल ग्रेविटी इंफिनिटी पे जीरो होती है। तो कल डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो होगी, या जब जहां पे आएगा वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का जीरो नहीं है, वो आर्बिट्ररी जीरो होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल टेम्परेचर जीरो नहीं है, ये हमारी मेजरमेंट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअल केल्विन होता है जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो कभी कभी हम अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशंस के लिए एक ऐसी पॉइंट ले लेते हैं जहां पे हम आर्बिट्ररी कहते हैं कि वो चीज जीरो है। जैसे आइस के टेम्परेचर को हम आर्बिट्ररी कहते हैं कि जीरो है, लेकिन एक्चुअली आइस का टेम्परेचर जीरो नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो तो मानते हैं, लेकिन आर्बिट्ररी जीरो है, एक्चुअली सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो नहीं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, और पेपर की एक्सप्लेनेशन बेटा भेज देंगे, और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मसला ये है कि हर चीज का